गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स में जो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उसके डिफरेंस के कारण ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड घुमाता है, दैट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर, और दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है, यानी कि लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। इसके साथ ही हमने कुछ टर्म्स जैसे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। उसी में आगे चलते हुए आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कायरल कार्बन एटम एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। इसके लिए आप अपने लेफ़्ट हैंड को देखिए। लेफ़्ट हैंड की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, आपका राइट हैंड होगी। अगर हम राइट हैंड को उठा करके सुपर इम्पोज करना चाहें, उठा करके ऐसे कैसे रखना चाहें लेफ़्ट हैंड पर, तो ये जो मिरर इमेज जो है वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाती हैं और वो कभी नहीं होगी। तो इसी तरह से हम जो हमारा लेफ़्ट हैंड का ग्लव है वो राइट हैंड के ग्लव में नहीं, राइट हैंड में नहीं पहन सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं अपनी मिरर इमेज पर, वे क्या कहलाते हैं, कायरल कहलाते हैं। ये शब्द आया है ग्रीक वर्ड चेयर से, यानी कि हैंडेडनेस इसका मतलब होता है। ये जो वर्ड कायरल है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कोहन, इनगोल्ड और प्रीलॉक के द्वारा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सके, सुपर इम्पोज हो सके अपनी मिरर इमेज पर, तो वो क्या कहलाते हैं, एकायरल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जैसे कि एक बॉल है, क्यूब है, पेयर ऑफ सॉक्स हैं, ये जो है ये एकायरल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो जनरली इंटरचेंज हो जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करने की एक्टिविटी है, वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कायरल ऑब्जेक्ट की। अगर हम देखें, एक मॉलिक्यूल हमने लिया है CABCD, तो उसमें क्या है कि अगर इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जिसमें कि A, B, C और D जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो कायरल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इनकी मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मिरर इमेज ली है CABCD की, ये मिरर इमेज है। तो D यहाँ पर, अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर मैं ऐसे कैसे इस मॉलिक्यूल पे रखूँ तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि ये जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हों। तो मॉलिक्यूल और इसकी जो मिरर इमेज होती है वो क्या करती हैं, दो अलग अलग स्पीसीज़ बनाती हैं। इसलिए कार्बन जिसमें कि 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कार्बन क्या कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। तो ऐसा कार्बन एटम जिसमें कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ऐसा कार्बन एटम क्या कहलाता है, कायरल सेंटर कहलाता है, या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाता है। और ये जो आइसोमर्स हैं जो कि आपस में मिरर इमेज के द्वारा सेपरेट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर कहलाते हैं। यानी कि
आइसोमर्स जो कि सेपरेट है मिरर इमेज के द्वारा। मिरर इमेज जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं वो क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर कहलाते हैं। और इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है वो क्या कहलाती हैं, एनेंशियो आइसोमेरिज्म कहलाती हैं। कायरल सेंटर को जो है वो कार्बन के ऊपर एक स्टार लगा करके हम शो कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इन एनेंशियोमर्स के, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हैं उनके। तो काफ़ी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि कार्बन जो है एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो सबसे कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो हम लेते हैं ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन, यानी कि कार्बन पर ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसकी मिरर इमेज अगर ये होगी और हम देखते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही हैं, यानी कि एक आइसोमर अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड घुमाएगा तो दूसरा आइसोमर उसे लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका देखें, दिस इज़ 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में अगर हम देखें ये इसकी स्ट्रक्चर हैं, कार्बन पर चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक CH3, एक C2H5, Cl एंड H। इसकी अगर मिरर इमेज देखी जाए तो यहाँ क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये दोनों अपनी पोजीशन वही रहेगी। इसे अगर हम उठा करके इसके ऊपर रखना चाहें तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट इज़ 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल इज CH3 CHOH C2H5, यहाँ HOH ये C2H5 एंड CH3। इसकी अगर मिरर इमेज हम देखें देन वी विल गेट दिस कार्बन OH हाइड्रोजन C2H5 एंड CH3। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यहाँ बन रही हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर। इसी तरह से एक्टिव एमाइल अल्कोहल जो है इस तरह की दो इमेजेस बनती हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि ये भी है हमारा एनेंशियोमर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ग्लीसल्डिहाइड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक CH2OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसकी मिरर इमेज इस तरह से आएगी जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ग्लीसल्डिहाइड जो है वो भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसी तरह से वैल्रिक एसिड, वैल्रिक एसिड इज CH3CH C2H5 COOH, कार्बन की एक और हाइड्रोजन और दूसरी ओर C2H5 ग्रुप है, और ये इस तरह से इसकी मिरर इमेज बनती है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड्स का। लैक्टिक एसिड में कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक OH, COH एंड CH3, ये चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो लैक्टिक एसिड एंड ग्लीसल्डिहाइड, वैल्रिक एसिड, इनकी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल्स कई बार पूछे जाते हैं, कई बार इनके नाम से भी इनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज मेंडेलिक एसिड। मेंडेलिक एसिड में कार्बन पर C6H5 COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, H एंड OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें तो ये हो जाएगी OH एंड H, पोजीशन चेंज हो जाएगी जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसी तरह से मैलिक एसिड भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और एक कायरल सेंटर रखता है। अब कायरलिटी के बाद में बात आती है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति के तत्व। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से कंसर्न है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसकी मॉलिक्यूल की सिमेट्री देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सम ऑपरेशन जैसे कि रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ये देखने के लिए किए जाते हैं। रोटेशन करते हैं या फिर रिफ्लेक्शन करते हैं। अगर जो स्ट्रक्चर मिल रही है दोबारा जो आती है वो इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर से, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो दो तरह की सिमेट्री ऑपरेशंस हम मॉलिक्यूल में करते हैं, फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड सेकंड इज़ रिफ्लेक्शन। और इन सिमेट्री ऑपरेशंस का जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर जो है डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो
पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में होते हैं। फर्स्ट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड इज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड इज़ ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम मॉलिक्यूल में सिमेट्री देख रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है कि अगर मॉलिक्यूल में इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को देखने का पर्पस ये है कि मॉलिक्यूल जो है हम पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल में जो है सुपर इम्पोजेबल है या नहीं अपनी मिरर इमेज से। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो एनेंशियोमर्स है या बनाएगा या नहीं बनाएगा। या तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन एनेंशियोमरिज्म इसमें प्रेजेंट होगी या नहीं ये हम देख सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक सिमेट्री एलिमेंट भी प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल जो है वो एनेंशियोमरिज्म शो नहीं करेगा। यह 2 टर्म्स यहाँ पर आई हैं। फर्स्ट इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल, दैट इज़ इसका मतलब क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जो कि अलग नहीं होता है, अलग आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। और आइडेंटिकल मीन्स स्ट्रिक्टली जो है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बिल्कुल समान होता है। सबसे पहले अब हम यहाँ लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन हम पास करें जो कि इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जो कि इक्वल हाफ जो है वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल जो हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल होता है और इस कारण से ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा। इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। फर्स्ट इज़ मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। मीज़ो टार्ट्रिक एसिड जैसा कि हमने देखा हम मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर इसका ये है, 2 कार्बन है जिसमें 2 कायरल कार्बन हैं। इसका एक कार्बन से हाइड्रोजन COH एंड OH ग्रुप और ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरह से दूसरे कार्बन पर H, OH और COH ग्रुप। यहाँ पर HH और OH ये ग्रुप जो है वो सेम साइड पे हैं। अगर इस मॉलिक्यूल में हमने एक प्लेन पास किया जो कि दोनों कायरल कार्बन के बीच में से जा रहा है तो ये दोनों इक्वल हाफ्स जो है वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और मिरर इमेज होने के कारण ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसी तरह से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, अगर हम एक प्लेन पास करें ऑक्सीजन से तो ये मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब वाटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बेंजीन मॉलिक्यूल में इस तरह से हमने एक प्लेन पास किया, मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में बांट रहा है, या यहाँ से हमने एक प्लेन पास किया है जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। इसी तरह से इथीन में हमने ये प्लेन पास किया, ये मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम क्या करें, मॉलिक्यूल में एक पॉइंट लें, उस पॉइंट को हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ाएं मॉलिक्यूल में, जो कि अगर दोनों डायरेक्शन में बढ़ाने पर जो लाइन फॉर्म हो रही है इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में लाने पर, तो कोई अगर इक्विवेलेंट ग्रुप और एटम अगर वहाँ होता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कि हम मीज़ो टार्ट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने इस डायरेक्शन में उतना ही बढ़ाया और अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही बढ़ाया, दोनों जगह OH ग्रुप आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ इस पॉइंट से यहाँ बढ़ाया तो हाइड्रोजन और यहाँ बढ़ाया तो हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ COH ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरह से बेंजीन में भी हम देखें, इस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम बढ़े तो सेम एटम या ग्रुप हमें मिल रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन का। सिस 1,3 डाइमिथाइल, यहाँ हमने एक सेंटर लिया है और इक्वली हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस तरह से जब हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, यहाँ पर क्या है कि
अपोजिट डायरेक्शन जाने पर सेम ग्रुप्स हमें नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल सिस मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जबकि अगर ट्रांस मॉलिक्यूल में अगर हम जाएं, इस सेंटर से हम इधर बढ़ रहे हैं तो यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 ग्रुप हमें मिल रहा है, इसका मतलब सेम एटम्स मिल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर H और यहाँ पर H हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब इन मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। यहाँ देखिए सिस में, देखिए यहाँ से अगर हम बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ CH3 ग्रुप है और इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन है। इसी तरह से यहाँ अगर हम दूसरा डाल दें तो यहाँ अगर हम जाएं, यहाँ अगर हम जाएं तो दोनों अपोजिट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलते हैं। इसका मतलब जो सिस आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तीसरा जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है दैट इज़ अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री में क्या है, अगर मॉलिक्यूल में दो ऑपरेशंस हम करते हैं, फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड सेकंड इज़ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, रोटेटिंग द मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं किसी भी एक्सिस से जो कि 360 डिग्री बाई n द्वारा, और फिर इसके बाद में इसका रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी कि कोई अगर मिरर इमेज हम इसका लेते हैं, जो भी पहला ऑपरेशन हमने किया है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स मिलती है, इसका मतलब मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा इक्विवेलेंट एटम्स और ग्रुप जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, जो कि अल्टरनेटिवली हमें मिलते हैं रिफ्लेक्शन प्लेन के। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल मीजोटार्ट्रिक एसिड का। मीजोटार्ट्रिक एसिड जो है उसको पहले हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। 180 डिग्री से रोटेट करने पर हमें स्ट्रक्चर 6 मिल रही है, जिसका अगर हम रिफ्लेक्शन करें, रिफ्लेक्शन से हमें क्या मिल रहा है, मिरर इमेज मिलती है जो कि एग्जैक्टली 5 के बराबर होती है। तो हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मीजोटार्ट्रिक एसिड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इस कारण से ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये तो थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल में कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब क्या है, उस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, यानी कि इसके एनेंशियोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे और मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मिरर इमेज बनेगी और एनेंशियोमर इसके बनेंगे। तो इसके द्वारा हम ऑप्टिकल आइसोमर्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या नहीं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे अभी आज हमने देखे एनेंशियोमर्स के कुछ एग्जांपल और साथ ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किस तरह से हम मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे एनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज़ और कायरलिटी और सिमेट्री में क्या संबंध है। ठीक है, थैंक यू।